अच्छा, एक रास्ता होता है मुज़ाकरात का रास्ता, वो रास्ता कभी बंद नहीं होता है, तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी जब तक दिल चाहे ये बैठे रहे एहतजाज पर? जो डायरेक्टरी अभी आई है ये टैक्स ईयर 2019 की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत के हवाले से और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आज फुल और हैपनिंग दिन है और आज बहुत से मौज़ूआत मेरे पास भी हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। और आप भी जानते हैं कि आज स्क्रूटनी कमेटी जो है उसने फैसला सुना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, इसमें कितने अकाउंट छुपाए गए और कितने जाहिर किए गए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जिस मौजू में बात करने लगी हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती रही है कि हम मुल्क में उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएंगे जो इससे पहले टैक्स नेट में नहीं थे, और बड़ी इस पर इस्लाहात भी की गई, बड़ी बातें भी की गई। यहाँ तक हमारे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं है और सबको टैक्स जमा कराना चाहिए। लेकिन आज मेरे पास कुछ तफसीलात हैं कि यही लोग जिनको हम इन ओहदों पर बराजमान करते हैं, हमारे कीमती वोटों से या अरकान असम्बली बनते हैं, ये लोग खुद कितना टैक्स जमा कराते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस सियासतदान ने कितना टैक्स जमा कराया। तो FBR ने अरकान पार्लियामेंट के साल 2019 की टैक्स तफसीलात जारी की। बड़े और नामवर सियासतदानों ने बहुत थोड़ी रकम टैक्स की मद में अदा की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से शुरू करते हैं, उन्होंने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। अब हम बात करते हैं एहसन इकबाल की, उन्होंने 55,000 रुपये टैक्स दिया। शहरियार आफरीदी ने 53,876 रुपये टैक्स जमा कराया। सेनेटर फैसल जावेद, इन्होंने 67,000 रुपये टैक्स दिया। मरियम औरंगज़ेब की बात कर लेते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने 39,761 रुपये इनकम टैक्स अदा किया। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले नजीब हारून रहे, इन्होंने 14,07,49,000 रुपये टैक्स दिया। शौकत तरीन, इन्होंने 2,67,00,000 रुपये टैक्स दिया। परवेज़ खटक, इन्होंने 1,25,07,461 रुपये जमा कराए। अब ज़रा बात कर लेते हैं हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, इन्होंने 98,54,959 रुपये टैक्स दिया। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, इन्होंने 82,42,662 रुपये टैक्स दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, 5,35,283 रुपये टैक्स। आसिफ अली जरदारी, 22,18,229 रुपये टैक्स। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, 19,21,914 रुपये टैक्स। वज़ीर आला बलूचिस्तान, 10,61,777 रुपये। वज़ीर आला KPK, 67,258 रुपये टैक्स। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स अदा किया गया। 331 अरकान असम्बली हैं जिन्होंने सालाना गोशवारे अपने जमा ही नहीं कराए हैं। कितनी अनोखी और कितनी दिलचस्प सूरत हाल है कि अवाम से टैक्स वसूल करने वाले अपने ही अरकान असम्बली ये टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, और कराते हैं तो बहुत थोड़े। जिशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, हम ज़रा उनसे बात करते हैं। जिशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो टैक्स के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल, मज़ीद मौसर करने पर जोर दिया गया और अभी तक जोर दिया जा रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर लाया जाएगा जो कभी टैक्स नहीं देते थे, जिस पर बहुत शोर मचा। लेकिन आज जो लिस्ट मैंने दी है, यकीनन मैंने नहीं बल्कि FBR ने दी है, कि अपनी अरकान असम्बली हैं, खुद वज़ीर आज़म हैं, वज़रा हैं जिन्होंने बहुत मामूली टैक्स जमा कराया है, तो फिर ये बातें कैसे की जाती हैं और निज़ाम क्या होता है प्रॉपर मुल्क का टैक्स जमा करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि टैक्स रिटर्न तो सबको फाइल करना चाहिए, और वो लोग जो गवर्नमेंट की पोजीशन में किसी भी सूरत में गवर्नमेंट का पार्ट है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो पावर में है, उनको तो लाजमी अपने गोशवारे जमा कराने चाहिए। ये जो डायरेक्टरी अभी आई है ये टैक्स ईयर 2019 की है। Exactly. यानी जिसका जो ईयर एंड हुआ था 30 जून 2019। इसमें सबसे पहले एक चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है कि ये वो साल है कि जब जो फाइनेंस एक्ट आया था 2019 का, तो इसमें जो बेसिक एग्जेम्पशंस थी वो सैलरी के लिए जो है
वो 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई। तो आपको जो टैक्सेस नजर आ रहे हैं कम, एक तो वो वजह है कि जो 12 लाख तक से कम की तनख्वाह या बिजनेस इनकम थी उस पे 2000 रुपए टैक्स लगना, 12 अप टू 12 लाख। तो जिसकी भी इनकम या सैलरी 12 लाख तक थी तो उसका टैक्स फ्लैट था 2000 रुपए। तो आप एक तो अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ये जो लोग जिनके टैक्स बिल्कुल 2000 या इससे कम है 1000, तो उनकी सैलरी या तो 8 लाख रुपए की होगी या 12 लाख तक होगी, तो वो 8 तदरीज 1 और 2000 रुपए टैक्स दिया होगा। अच्छा, जो लोग टैक्स जमा ही नहीं कराते, अब उसमें ऐसे भी अरकान असेंबली है जिन्होंने टैक्स जमा ही नहीं कराया। हाँ। असल में देखिए टैक्स तो हर एक का कट रहा होता है, जो भी सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, चाहे आप और हम हो या गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इनकी सैलरी जो भी इनको मिलती है, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या अदर पार्लियामेंटेरियंस हो, इनकी तनख्वाह पे तो टैक्स कट के इनको तनख्वाह मिलती है। ये जरूर इनका कसूर है कि इनकी तनख्वाह कटने के पे टैक्स कटने के बावजूद इन्होंने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया। ये तो इसकी तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, क्योंकि ये वो चीज है कि हम लोग, यानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ानी है, और उस पे अगर गवर्नमेंट में जो लोग हैं, असेंबली में जो लोग हैं, अगर वही रिटर्न फाइल ना करें, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसकी तो कोई किसी किस्म की एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए और इस पे जरूर पूछना चाहिए। और इसके ऊपर अच्छा, एक सैलरीड पर्सन को तो एफबीआर नोटिस देता है, अगर आप फाइलर नहीं हैं, आप नॉन फाइलर हैं, आपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया, तो निशान साहब अमूमन ही होता है, आपको भी नोटिस आएगा, मुझे भी नोटिस आएगा, और ये कहा जाएगा कि अगर आप नहीं कराएंगे अपने टैक्स रिटर्न जमा साल के, तो जाहिर है आपको फिर पेनल्टी पड़ेगी, जो कि यकीनन एक भारी पेनल्टी होती है। लेकिन जो लोग सरकारी ओहदे पर फाइज होते हैं, उनके लिए क्या कानून होता है? एफबीआर किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करता है? देखिए, लॉ सबके लिए एक ही है। अच्छा। यानी इसमें किसी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलती अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया। ठीक है। इनकी कट ऑफ डेट होती है फरवरी 28। उस पे अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया होता या वो लेट रिटर्न फाइल करता है ड्यू डेट के बाद, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाता है। और जब एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से नाम हट जाता है तो रेट्स डबल हो जाते हैं विदहोल्डिंग के। अगर वो कोई भी चीज खरीदते हैं और उसमें अगर टैक्स का विदहोल्डिंग होता है तो उसके रेट दुगने हो जाते हैं। तो ये तो एक लॉ हर एक के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट में है या पार्लियामेंट में है या एक नॉर्मल आप या मेरे जैसा एक इंसान है कि जो सैलरी टैक्स पेयर है या अदर बिजनेस। वापस आते हैं प्रोग्राम पर, और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज की बड़ी खबर फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और इसमें जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। वो ये कहती है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 12 बैंक अकाउंट्स को जाहिर किया, और जिसमें 53 पार्टी के बैंक अकाउंट्स को छुपाया गया। साथ ही साथ पीटीआई के ये बताया गया कि 65 बैंक अकाउंट से ये रिपोर्ट ये कह रही है कि साल 2008 से लेके 9 और 2012 से लेके 2013 तक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात को जाहिर किया। और इलेक्शन कमीशन में जो अतियात से मुतालिक मालूमात थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने गलत मालूमात फराहम की। स्टेट बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है वो ये जाहिर करता है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अतियात मौसूल हुए थे, और पीटीआई ने 65 बैंक अकाउंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 12 बैंक अकाउंट्स को जाहिर किया और बाकी छुपा लिए। ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। और पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी, और ना ही निजी बैंकों के जो अकाउंट्स थे उनको इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया। तो ये कहा जा रहा है कि 2009 से लेके 2013 तक जो पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए की रकम को छुपाया, और गैर जाहिर शुदा जो अकाउंट्स और फंड्स के बारे में ये स्टेट बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट है वो ये जाहिर कर रही है। जाहिर है ये वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है जिसने हमेशा ये कहा कि हमने अपने तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स दी हैं, हमने तमाम असासों की डिटेल्स दी हैं, हमने ये बताया है कि हमारी फंडिंग कैसी थी, कोई गैर ममनुआ फंडिंग नहीं। और यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी जो दूसरी पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में गई, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से जो भी सबूत थे वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। उसके बाद तमाम पार्टीज़ के हवाले से इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत कर रहा है। और अब ये जो सूरत हाल है ख़ुद तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अलार्मिंग हो सकती है
क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करता है तो खुद पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए गए, बाकी अकाउंट्स को छुपाया गया, तो फिर खुद तहरीक इंसाफ किस तरह ये साबित करेगी कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, और उन अकाउंट्स में कितने एहतियात आए, उनको क्यों छुपाया गया, और कितनी बैंक स्टेटमेंट थी जिनको खुफिया और बाकी जाहिर की गई। तो इसी पर हम बात भी करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अब कुछ बात करेंगे सिंध में बल्दियाती जो बिल आया है, इस पर ज़ाहिर तमाम जमातें एहतजाज कर रही थी अपोजिशन की, लेकिन जमात इस्लामी इस बिल बल्दियाती निज़ाम के बिल को लेकर हाई कोर्ट चली गई। वहाँ पर ये चैलेंज कर दिया गया, ना सिर्फ ये बल्कि जो धरना है जमात इस्लामी का वो कराची में 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है। और अब ये कहना है कि हमारा जो धरने का प्लान है वो वज़ीर आला हाउस जाने तक का प्लान है, और हम इस प्लान को चेंज नहीं करेंगे जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है। कराची में मौसम भी तब्दील हुआ, उस मौसम की तब्दीली के बायस कहीं कहीं कुछ इलाकों में हमने बारिश बांदी की सूरत हाल भी देखी, लेकिन बारिश के पेश नज़र जो धरने के शुरा थे उन्होंने इंतजामात कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने उठने से इनकार कर दिया है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन से। जी सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो एक अलर्ट जारी किया गया है कि शहर में आज से बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि कल से तेज़ बारिश भी होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असम्बली के बाहर, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया है, और ये धरना आज धरने का 5वां रोज़ है। इस सिलसिले में बारिश के पेश नज़र जो है धरने के शुरा ने इंतज़ाम किया है यहाँ पर, और मैं आपको दिखा यहाँ पर जो है वो अगर धरने के शुरा जो है अगर बारिश होती है तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, तो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है। जो कनात हैं उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की शीट्स लगाई जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक की शीट जो है वो बाकायदा कनात के ऊपर लगाई गई है, ताकि अगर बारिश होती भी है तो उससे जो है वो यहाँ पर बचा जा सके। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि ये बारिशों का सिलसिला कल से तो बारिशें ज़्यादा तेज़ होंगी, और बारिशों का सिलसिला 8 जनवरी तक जारी रहेगा। और लेकिन जो जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी मौसम की सूरत नज़र भी यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब आपका। आप जानते हैं कि सिंध असम्बली की बिल्डिंग के बाहर ये धरना दे के बैठी है जमात इस्लामी, और इस धरने में खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, और 5 रोज़ से धरना जारी है। वो हाई कोर्ट भी चले गए हैं इस बिल को लेके, और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल आइन से मुतसादिम है। तो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि एहतजाज करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मजलिस, रैली, ये सारे तो आइन का हिस्सा है कि उसमें वो कर सकते हैं बिल्कुल, और उसमें कर सकते हैं, उसका हक है जमहूरी, और इससे तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात, अगर आप मुझे ये बता दें कि ऑलरेडी जब एक असम्बली के पास मिसाल के तौर पे इमरान नियाजी साहब की हुकूमत के पास इख्तियार है, इसने ईवीएम मशीन जिसको हम दबा जादू मशीन कहते हैं, उन्होंने मंजूर करा लिए, नहीं करा सके मगर जॉइंट सेशन में उसे कर दिया, कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो हमारे पास अदालत जाने का या एहतजाज करने के अलावा क्या सिलसिला है? तो इसीलिए जमात इस्लामी के पास हक है, जहां इनके पूरा सिंध असम्बली में एक एमपीए है, और एक एमपीए के बजाय वो 99 एमपीए पीपल्स पार्टी के पास है, उनको चैलेंज करके उनके सामने एक मुतालबा ऐसा रख रही है कि जिससे वो ये बिल। अच्छा, एक रास्ता होता है मुज़ाकरात का रास्ता, वो रास्ता कभी बंद नहीं होता है, तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी जब तक दिल चाहे ये बैठे रहे एहतजाज पर? जी बिल्कुल, आपको मैं याद दिला दूं, अभी पिछले हफ्ते जिस दिन ये कानून पहली मरतबा पास हुआ था, अभी गवर्नर साहब ने इसको रिजेक्ट नहीं किया था, तो उस वक्त जमात इस्लामी के कराची के हाफिज नईम साहब, एमक्यूएम के और पीटीआई के दोस्त मौजूद थे। उस वक्त मैंने ऑफर की है सिंध हुकूमत की तरफ से, उन्होंने बाकायदा फिर 2 शमीम नकलाइमा रखा था सईद गनी साहब के ऑफिस में 3 बजे। उस दिन तारीख मुझे याद नहीं है, बहरहाल उसी दिनों में था, और उसके बाद वो खुद मुकर गए उससे। तो मुज़ाकरात तो यकीनन हम करेंगे। आज की आपकी तौसीफ भी मैं इसको ऑफर करूँ, आइए
और इस बिल की जो खदहाल है इनके ऊपर आपसे डिस्कस करने को तैयार है, इसके बावजूद कि आपकी एक सीट है, हमारी 99 सीटें हैं। लेकिन एक साथ साथ थोड़ी सी मैं आपको याद ये भी दिला दूं, ये वही कानून है टाउन सिस्टम जिसमें जमात इस्लामी का जो नाजिम था और वो बाकायदा इसमें 4 साल गुजार चुके हैं। ये वही सिस्टम है जिसमें एमक्यूएम के और मौजूदा पीएसपी के सरबरा मुस्तफा कमाल साहब 4 साल गुजार चुके हैं। और फिर उसके बाद उस दिनों में तो ये वाटर बोर्ड और ये सेवरेज, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड है वो सिंध हुकूमत है। इस बिल के तहत वो भी हमने दे दिए। तो आप मुझे बता दो हमने कौन सी गैर आईनी, कौन सी गैर अखलाकी, कौन सी कानून से मावरा हमने कुछ उनका जो मौके पे वो कुछ क्यों है कि आपने कुछ काम नहीं किया 14 साल में, आज आप महकमों को अपने अंडर ले रहे हैं, उसका हाल और तबाह हो जाएगा, आपसे कौन पूछने वाला होगा, आप ये जवाब दे क्यों नहीं होते? अगर आप अक्सरियत में हैं उसके बावजूद भी आप ऐसे इकदाम नहीं कर सकते जो आइन से मुतसादिम हो। देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, जो 4 साल मुस्तफा कमाल साहब और जमात इस्लामी के नाजिम जो है ना वो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा है, वो 4 इसी कानून के तहत बल्कि इससे कम इख्तियारात के तहत वो गुजार चुके हैं। उस वक्त तो ये कानून जनरल मुशर्रफ के दौर में टाउन सिस्टम उनको अच्छा लग रहा था। आज जो पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी जिसने बनाया ये उनको बुरा लग रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ कि आइए बैठे आप हमसे, अगर आप ये कहते हो कि एक आदमी एक वोट 99 पर हैवी है और तो फिर तो इसकी मर्जी है, लेकिन जब सिंध असेंबली में हमारी अक्सरियत है, जमा इस्लामी का 1 सीट है, हमारी 99 सीट है, जबकि 76 में 2/3 मेजॉरिटी, हम 76 को भी क्रॉस करके हम 99 है। लेकिन मैं ये दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जो अदारे उस वक्त आपके अंडर नहीं थे और आज आपके अंडर आपके अंडर से मुराद ये कि मेयर के अंडर देने को तैयार है और बल्कि कानून ला चुका है, उसमें क्या एक शिक उसमें ये है कि उस जमाने में 18 टाउन थे, आज भी इस बिल के तहत 18 टाउन है, मगर उसमें यह कहा गया है कि आबादी चूंकि बढ़ गई है तो ये टाउन बढ़ सकते हैं। अभी तादाद हमने नहीं कही है, अदारे जितने टाउन बन रहे 5 बढ़ रहे, 10 टाउन और बढ़ रहे, तो यकीनन 2001 के कानून और 2021 के कानून में 20 साल का वक्फा है, 20 साल में यकीनन आबादी बढ़ गई। तो आप मुझे बता दो इसमें गलत कौन सी बात है, इसमें गैर कानूनी? सर ये तो आपको उन जमातों से पूछना चाहिए ना जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो एहतजाज कर रही हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीएसपी हो। मेरा सवाल आपसे फिर दोबारा वही है कि इनसे बातचीत का रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया जाता? अगर ये सड़कों पे आ रहे हैं, अगर ये वहाँ धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों सिंध हुकूमत इनसे बातचीत करने पर आमादा नहीं होती? सिर्फ ये क्यों कहा जाता है कि इनकी अक्सरियत नहीं है इसलिए इनका बात करने का कोई हक नहीं है? समिया बीबी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको टॉक शो का हवाला दिए है, नाम बता दिए, इनके साथ बात हो गई है, टाइम फिक्स हो गया, उसके बाद ये खुद मुनकर हो गए और उसके बाद बिल दोबारा पास हो गया है, दोबारा गवर्नर का जो इख्तियार था। लेकिन मैं फिर आपकी तौर से इनको ऑफर कर रहा हूँ, आइए, जगह और टाइम आपकी मर्जी का, मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी की टीम लाना मेरा काम है, मैं आपको पीपल्स पार्टी की टीम आपके साथ बिठाने को तैयार हूँ। आपके चैनल के तौर पर मैं एमक्यूएम का तमाम पार्टियों का पीटीआई को मैं दावत देता हूँ, आइए हमारा साथ बैठे। लेकिन सिर्फ इतनी बात जरूर रखें, इसी कानून के तहत आप 4 साल गुजार चुके हो। जब आज आपको लग रहा है कि मेयर पीपल्स पार्टी का मुंतखब होने का चांस है तो आपको ये मुखालफत लग रही, जबकि 2 महकमे जो उस वक्त नहीं थे और एमक्यूएम में भी 4 साल गुजारे, ये महकमे नहीं थी। चलें, आप ये कह रहे हैं कि जब पहले गुजार चुके हैं इसी कानून के तहत जमात इस्लामी भी, एमक्यूएम भी अपने मेयर के साथ, तो आज ये कबूल क्यों नहीं है? और आप मेरे प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से ये दावत भी दे रहे हैं इन तमाम जमातों को कि बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कादिल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और वो तमाम जमातों को, तमाम अपोजिशन की जमातें बशमूल जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रहे हैं इस बल्दियाती बिल के खिलाफ, उनको ऑफर कर रहे हैं कि बैठे और हमसे बात करें। देखते हैं कि आगे जाके मामला हल होता भी है या नहीं। लेकिन एक और अहम मामला है और वो है कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है और बड़ी शिद्दत के साथ आ चुकी है, और ख़ासतौर पे कराची में हम देख रहे हैं कि केसेस में एकदम से इजाफा हुआ है और 24 घंटों में कोरोना वायरस के 630 केसेस पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं
और कराची में ये केसेस की तादाद ज़्यादा है और वफाकी दारुल-हुकूमत की तजवीज़ दे रही है सिंध हुकूमत को कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। तो क्या सूरत हाल है केसेस की, मुस्बत केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं खुद कराची शहर में? मरियम हसन से बात करते हैं। मरियम, कराची में एकदम से हमने देखा कि ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो गया है। अभी कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने मरीज हैं जो अस्पतालों में दाखिल हैं? देखिए सुमैया, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका आगाज अगर देखा जाए तो दिसंबर के आगाज से ही जो है वो कराची शहर में शुरू हो गया था। 12 दिसंबर को पहला ओमिक्रॉन जो है उसकी तस्दीक कर दी गई थी और इस वक्त जो है शहर की सूरत हाल इस तरीके से है कि 101 केसेस ऐसे हैं जिनकी महकमा सेहत सिंध ओमिक्रॉन की जो है तस्दीक करता है, जबकि प्राइवेट लेबोरेटरीज की अगर बात की जाए तो 148 केसेस हैं जो कि प्राइवेट लेबोरेटरीज ने जो है जिनकी तस्दीक कर दी है। अगर आज की बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह जो है फीसद जो है उसमें इजाफा हुआ है और आज 8.9% जो है वो रिपोर्ट की गई है। शहर में एकदम केसेस में जो है इजाफा जारी है। वहीं दूसरी जानिब अस्पतालों में हम दबाव जो है वो मरीजों का अच्छा, अस्पतालों में दबाव भी बढ़ रहा है, 8% से जायद हो गई है शरह कराची में। तो मरियम, हुकूमती इक़दाम के नज़र आ रहे हैं जो जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं, क्या वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है या फिर कोई सख्तियाँ की जाएंगी? क्या खबर है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिन इलाकों से केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का जो है निफाज कर दिया गया है, जबकि आज महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है हुकूमत सिंध को सिफारिश की गई है कि स्कूल जिन इलाकों में ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ के स्कूल और उसके साथ साथ जो दीगर जितनी भी गैर जरूरी सरगर्मियाँ हैं उनको मुअत्तल किया जाए, दुकानों के औकात जो है वो महदूद किए जाए, उसके साथ साथ शादियों पर और इंडोर तकरीबात पर जो है पाबंदी आयद की जाए। आज जो है महकमा सेहत सिंध की जानिब से हुकूमत सिंध को जो है सिफारिश कर दी गई है। अलबत्ता महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है आज वाज़े मौके भी है हुकूमत सिंध की जानिब से कि स्कूल जो है तालीमी इदारे जो है उनको बंद नहीं किया जाए, वहाँ पर जो है SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा सख्ती से। बहुत शुक्रिया आपका मरियम। आइंदा हमें सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रही थी। क्या वाकई सूरत हाल संगीन है? क्या ओमिक्रॉन इतना ख़तरनाक है जितने पिछले वेरिएंट थे कोरोना के? इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, माहिर बाबा इमराज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम साहब। जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि लोग पूरी दुनिया में इसको लेके बड़े रिलक्टेंट हो गए हैं, बहुत इजी ले रहे हैं इस वेरिएंट को। क्या वाकई ये इतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वायरस था या उससे पहले जो वेरिएंट आए? थैंक यू वेरी मच गोल्ड टीवी के हमें आपने मौजूद किया। मेन प्रॉब्लम इज दीज डेज इज फ्लू और अभी हमें ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है कि ये फ्लू है या कोविड है। ओमिक्रॉन का तो अभी मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन को डायग्नोस करना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। हमारे पास वो मशीन्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है कि ओमिक्रॉन हमने तो एक नाम ले लिया और उसी से हम फॉलो कर रहे हैं। बट दीज डेज जो एक हमें इम्पॉर्टेंट इशू लग रहा है वो है फ्लू कोरोना, यानी कोविड भी हो सकता है और फ्लू के साथ ये जो अगर वेरिएंट है। तो डॉक्टर साहब, ये फ्लू के साथ मिलके कोरोना जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि ये आज की खबर है कि जो WHO है वो ये कह रहा है कि कोरोना वायरस अब ये फ्लू वायरस के साथ मिलके ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी, इससे ये जो फ्लू कोरोना कहते हैं इसको, और उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो सबसे ज्यादा है। उससे जो इशू बन रहा है वो एडमिशन का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वीक मतलब 1-1.5 हफ्ते में जो मैंने पीडियाट्रिक पेशेंट एडमिट किए हैं वो मैं कहता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में इतने पेशेंट एडमिट नहीं किए होंगे। और बच्चों में एक तो कोविड का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, फ्लू को अगर हम जज करना चाहते हैं तो हम CBC CRP कराते हैं, वो भी एक वायरल की तरह ही हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है, एक्स्ट्रा वेरी वर्स्ट। तो उन चीजों से हमें डायग्नोसिस यही बन रही है कि इट्स सिम्टम्स ऑफ फ्लू बट इट्स कोविड। अच्छा, हमने क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि हमने देखा कि जब डेल्टा वायरस आया तो वो बहुत तेज़ी से अटैक करता था एक इंसान की बॉडी पर कि मौका ही नहीं मिलता था और डेथ हो जाती थी। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि डेथ रेशो इतना नहीं है, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है। तो क्या ये उतना खतरनाक नहीं है, बॉडी पर अटैक कर रहा, ये फ्लू की सूरत में ही आ रहा है और ख़त्म हो रहा है? जी, बिल्कुल फ्लू की सूरत में आ रहा है। 5 डेज 6 डेज में इसको ठीक हो जाता है। लेकिन एक आपको बात बताऊं, देखें जितना डेल्टा के टाइम पे वैक्सीन नहीं हुई थी, अभी एक तो ये है कि बहुत बड़े रेशो में समझ लें कि 60 to 70% आपके अवाम में एक वैक्सीन का
रेशो बहुत बढ़ गया। दूसरा जो लास्ट हमने जो फाइजर की एक बूस्टर डोज थी उसका भी बहुत बड़ा एक रेशो था, तो वो भी एक बूस्टर डोज लग गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो सीरियस इलनेसेस का वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। और साथ में लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम आया, वो है पीडियाट्रिक एज में, जो छोटे बच्चों का जो एज आई उसमें जब फ्लू के साथ सिम्टम्स आ रहे हैं जो बड़ों से लग रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हमारे लिए था जिसमें एडमिशन का रेशो बढ़ा। इसकी वजह से हमने ये डायग्नोस किया कि ये हो तो सकता है कोविड, बट स्टिल इट्स वी ट्रीट एज लाइक अ फ्लू। तो हमने इसको फ्लू और कोविड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फ्लू कोरोना। तो इसको ही हम ट्रीट कर रहे हैं, जो बहुत सीरियस नहीं है, इंटेंसिव केयर की एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी है। ऑफकोर्स हम इसको नॉर्मल रेशोज में कर रहे हैं, ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम हुआ है, ऑक्सीजन की नीड पूरे पाकिस्तान में नहीं है इतनी जी, ना थी, सप्लाई भी कम नहीं हुई, और हॉस्पिटल की जो रेशियोज है एडमिशन के वो भी बहुत कम है, मतलब 5%। अच्छा चले, हमने देखा कि ये उस तरीके से तबाही नहीं फैला रहा जिस तरह पहले वेरिएंट ने फैलाई, तो फिर हुकूमतों को इकदाम कैसे करने चाहिए? क्या सख्त इकदाम और पाबंदियां लगानी चाहिए या फिर स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी पर ही चलना चाहिए इस वेरिएंट को देखते हुए? पुराने वक्तों में अगर एक रिसर्च आ गई है, इतने वैक्सीन लग गए हैं, तो मेरी एक ओपिनियन ये है कि वी शुड गो फॉर द SOPs, नाइदर टू गो फॉर द लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब भी इतना कोई खास नहीं होता। अगर हम इसको स्मार्ट लॉकडाउन पे अमल किया जा सके, इस वेरिएंट पर काफी हद तक काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद, तभी आपको सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।